हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर एनिमल किंगडम या जंतु जगत। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर से हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है लक्षण जो कि एनिमल किंगडम को फर्दर संघों में विभाजित करने के लिए आवश्यक हैं। हम उन लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, उन जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के, जिनके आधार पर जंतु जगत को आगे को फाइलम्स में या संघों में विभाजित किया गया है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? हमने कुछ लक्षण देखे थे, यानी कि एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड सेल वॉल की एब्सेंस, सेंट्रल वैक्यूल की एब्सेंस थी और सेंट्रोमियर की प्रेजेंस थी एनिमल सेल्स में, जो कि इन्हें प्लांट्स से अलग बना रही थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में वो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या वो अलग अलग लक्षण हैं जिनके आधार पर अब हमने एनिमल किंगडम को संघों में विभाजित किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल्स एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इन्हीं लक्षणों के आधार पर अब हम जंतु जगत को आगे के संघों में क्लासीफाई करेंगे। तो पहला लक्षण जो आता है वो है बच्चों लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहते हैं संगठन का स्तर। किसी भी जीव के शरीर का जो संगठन स्तर है वो किस लेवल का है। ठीक है, 4 तरीके के जो होते हैं संगठन के स्तर रहते हैं जीवों के शरीर के, मतलब जीवों का शरीर किस प्रकार का है। या तो कोशिकीय स्तर का हो सकता है, या फिर ऊतक स्तर का हो सकता है, या अंग तंत्र स्तर, अंग स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अंग तंत्र स्तर का। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में बच्चों केवल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, लूजली अरेंज्ड सेल्स रहती हैं जो कि डिवीजन ऑफ लेबर दिखाती हैं। तो कोशिकीय स्तर का संगठन यहाँ पे होता है। इसका उदाहरण है स्पॉन्जेस। जो स्पॉन्जेस होते हैं वहाँ पे ऊतक फॉर्म नहीं होते, केवल कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेट्स एग्जाम्पल है ऊतक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे जो एनिमल बॉडी होती है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। वो कोशिकाएं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए डिज़ाइन रहती है, जिन्हें हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो टिश्यूज़ यहाँ पे बॉडी में पाए जा रहे हैं। ठीक, ऑर्गन नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। तो सिलेंट्रेटा इसका एग्जाम्पल है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस है, वहाँ पे क्या होता है बॉडी में अंग पाए जा रहे हैं, बट ये अंग तक ही सीमित रहता है। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ऊतक मिल करके अंगों का निर्माण कर देते हैं ताकि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस ये संपादित कर सके। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है अंग तंत्र स्तर का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे जीवों के शरीर में वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म से लेकर के मैमल्स तक की जो कैटेगरीज आती हैं उन सब में ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये हमको हेल्प करेगा इन फर्दर डिवाइडिंग दिस एनिमल किंगडम इनटू फाइलम्स। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है बच्चों वो है सिमेट्री का। सिमेट्री या इसे हिंदी में हम कहते हैं सममिति। सममिति का मतलब होता है कि सममिति एक तरीके का अरेंजमेंट है सिमिलर बॉडी पार्ट्स का ऑन 2 साइड्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि ये सपोज बॉडी एक्सिस अगर है तो इसके दोनों ओर सिमिलर जो बॉडी पार्ट्स पाए जा रहे हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो सममिति कहलाता है। ठीक है, तो सममिति के आधार पर 3 प्रकार की सममिति होती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो असम्मित होते हैं, कुछ होते हैं द्विपार्श्व सम्मित और कुछ अरीय सम्मित। ठीक है, असम्मित या एसिमेट्रिकल बॉडी का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके शरीर के मध्य भाग से जाने वाली रेखा उनके शरीर के मध्य के किसी भी भाग से जाने वाली रेखा है ना, उनके शरीर को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती है, तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी कहलाती है वो। ठीक है, जैसे बच्चों ये अमीबा का मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो कर रही हूँ ना, अमीबा ये एसिमेट्रिक है, असम्मित है ये। ठीक है, असम्मित मतलब इसके बॉडी के मध्य भाग से, मध्य भाग मतलब यहाँ से अगर एक लाइन जा रही है तो भी इक्वल 2 पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, यहाँ से मध्य से अगर हम लाइन कोई डालेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे, मतलब किसी भी मेन एक्सिस, मध्य एक्सिस से जाने वाली कोई भी लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही। इट मीन्स इट्स बॉडी इज एसिमेट्रिक और असम्मित ये है। ठीक है, अब दूसरा टाइप का जो आता है वो कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री।
बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। इसका मतलब होता है जब किसी जीव के शरीर के केवल किसी एक मध्य भाग से जाने वाली रेखा उसके शरीर को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। केवल एक ही जो देखो यहाँ पे दो तरीके से मध्य भाग किए हैं, एक ऐसे काटा है, एक ऐसे काटा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हम इसको कट कर रहे हैं तो ये और ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, इधर इसका माउथ आ रहा है, इधर इसकी टेल आ रही है ना। बट अगर इस लाइन को आप कंसिडर करेंगे, इस लाइन को, ये मध्य अक्ष से जो जा रही है लाइन, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अगर हम देखें, ह्यूमन बींग्स के भी मध्य भाग से जाने वाली जो रेखा होती है वो उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ऐसी सममिति को हम कहते हैं द्विपार्श्व या बाइलेटरल सिमेट्री। ये देखो बच्चों, ये है अरीय सममिति का एग्जाम्पल। अरीय सममिति में क्या होता है, जब बॉडी के मध्य अक्ष से जाने वाली कोई भी रेखा, देखो ये वाली रेखा जा रही है, ये भी दो इक्वल पार्ट्स कर रही है इसके, ये रेखा जा रही है, ये भी इक्वल, मतलब इसके मध्य अक्ष से जाने वाली कोई भी रेखा जब किसी जीव को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है तो उस सममिति को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे इकाइनोडर्म्स होते हैं, स्टारफिश आपने नाम सुना होगा, तारा मछली, वहाँ पे भी क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो तीन प्रकार की सिमेट्री जीवों में पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है जिसके आधार पर, सॉरी नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगला लक्षण जो है, ठीक है, जिसके आधार पर हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं वो है सीलोम या देहगुहा। इसको बॉडी कैविटी भी हम कहते हैं, सीलोम या देहगुहा, ठीक है। ये देहगुहा जो होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। पहले जानते हैं कि देहगुहा होती क्या है, ठीक है। देहगुहा का मतलब होता है बच्चों एक स्पेस होता है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है। अभी मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊंगी। आपको बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, जो मीजोडर्म नाम की एक स्तर से आस्तरित रहता है, उसे हम कहते हैं सीलोम या देहगुहा कहते हैं। अब ये देहगुहा कई सारे जीवों में उपस्थित होती है, कई सारे जीवों में उपस्थित नहीं होती। कई सारे जीवों में कूट देहगुहा उपस्थित होती है। उसके आधार पर तीन प्रकार के जीव हैं। पहले होते हैं एसिलोमेट, यानी कि जिनमें देहगुहा उपस्थित नहीं है, बॉडी कैविटी इज नॉट फाउंड। दूसरे हैं कूट देहगुही, यानी कि यहाँ पे सीडोसिलोम पाई जाती है, एक आभासी फॉल्स देहगुहा पाई जा रही है। और तीसरे होते हैं सिलोमेट, यानी कि देहगुही, ठीक है, जिनमें ट्रू सिलोम पाई जा रही है। तो फ्लैट वॉर्म्स तक के जो कैटेगरी आती है वो एसिलोमेट कहलाते हैं, इनके शरीर में देहगुहा नहीं पाई जाती है। सीडोसिलोमेट मतलब जिनमें एक आभासी फॉल्स देहगुहा उपस्थित है। एस्कीहेलमिन्थीज यानी कि राउंड वॉर्म्स इसमें आते हैं, एस्कीहेलमिन्थीज में ना राउंड वॉर्म्स, इनमें एक कूट देहगुहा पाई जाती है, ये सीडोसिलोमेट कहलाते हैं। और देहगुहा प्रेजेंट किन में होती है, एनेलिडा से मैमल्स तक की जो कैटेगरी है जीवों की, उनमें देहगुहा प्रेजेंट होती है। देखो बच्चों, ये एसिलोमेट है, यानी कि यहाँ देहगुहा उपस्थित नहीं है, ठीक है। ये बॉडी कैविटी है, ठीक है, बॉडी वॉल है, ये जो है ये इनकी गट वॉल है, ये बॉडी वॉल है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं प्रेजेंट है, कोई भी कैविटी यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट नहीं है, तो एसिलोमेट कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सीडोसिलोमेट में क्या होता है, सीडोसिलोमेट में कुछ फॉल्स कैविटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि मीजोडर्म से लाइन रहती हैं, बट ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं कहलाती हैं। सीलोम ट्रू सीलोम नहीं है, ये सीडोसिलोम है। अब देखो एक्चुअल सीलोमेट्स क्या होते हैं जिनमें कि देहगुहा या सीलोम पाई जा रही है। ये गट वॉल बॉडी वॉल के बीच में प्रॉपर सीलोम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मीजोडर्म से लाइन रहती है, ठीक है। तो ये है सीलोमेट, ये है सीडोसिलोमेट्स, ये है एसिलोमेट, यानी कि अगुहीय, कूट देहगुही और देहगुही एनिमल्स, ठीक है बच्चों। अगला जो लक्षण होता है वो होता है जर्म लेयर्स का। जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स का मतलब होता है जब कोई भी जीव अपनी भ्रूणीय अवस्था में विकसित हो रहा होता है, उस समय उस जीव के शरीर का निर्माण जो होता है वो प्राइमरीली तीन स्तरों से होता है, तीन भ्रूणीय कलाओं से होता है, ठीक हो गया ना। तो इन स्तरों के संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव हैं। अगर जीव के निर्माण में केवल 2 लेयर्स भाग ले रही हैं तो उनको हम डिप्लोब्लास्टिक
या द्विकोरिक कहते हैं। अगर किसी भी जीव के शरीर के निर्माण में तीनों भ्रूणीय स्तर भाग ले रहे हैं तो वो त्रिकोरिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो द्विकोरिक में आते हैं स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, ठीक है। और त्रिकोरिक में आपके फ्लैटवॉर्म से लेके मैमल्स तक सारे आते हैं। ये वो बच्चों 3 जर्म लेयर्स हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहरी होती है, मीजोडर्म बीच की होती है और एंडोडर्म आंतरिक होती है। तो इन तीनों में से अगर 2 लेयर्स भाग ले रही हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म तो वो डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिक कहलाएगा, और 3 की 3 अगर उसका निर्माण करती हैं तो वो जीव ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में जो निर्माण होता है जीव का वो होता है आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म से। उसके निर्माण में केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म भाग लेती हैं। किसके निर्माण में? डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिक जीवों के निर्माण में, और त्रिकोरिक में तीनों। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बच्चों वो है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अलग अलग जीवों की जो कैटेगरी बनी है उसमें सभी जीवों को श्वसन के हिसाब से भी कैटेगराइज किया गया है। अलग अलग तरीके से जीवों में श्वसन होता है। जैसे कुछ जीवों में जो होता है बॉडी सरफेस अपनी त्वचा से उनमें श्वसन होता है, जैसे स्पॉन्जेस हैं, टिनोफोर के मेंबर हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, वो अपने शरीर के त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। कुछ जीवों में गिल्स या गलफड़ों से होता है जिसको हम ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ जीवों में त्वचा से होता है श्वसन, जैसे एनिलिडा है, केंचुआ आपने सुना होगा, मेढक है एम्फीबिया का, उसमें त्वचा से श्वसन होता है, ठीक है। कुछ में जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कॉकरोच है, सेंटीपीड, मिलीपीड रहते हैं, इनमें ट्रेकिया नलियाँ होती हैं, ट्रेकिया, तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन वो कहलाता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जैसे हैं, हमारे में किससे होता है? फेफड़ों से, लंग्स से होता है रेस्पिरेशन। तो हमारे में जो रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कैटेगरी आती है परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि मिलके बना होता है ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट से, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का पाया जाता है। कुछ जीवों में क्या होता है, जो रक्त होता है वो धमनी और शिराओं में ना बह करके ओपन बॉडी कैविटी में फ्लूइड भरा रहता है और सारे के सारे ऑर्गन्स उसमें डूबे रहते हैं। दैट इज नोन एज खुला परिसंचरण तंत्र और द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा एंड मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ मोलस्का, राइट। जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है इन मोस्ट ऑफ द एनालिड्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी एनालिड्स हैं, जितने भी नहीं, मैक्सिमम एनालिड्स में ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? द ब्लड फ्लोज इनसाइड द आर्टरीज एंड वेन्स, मीन्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे रक्त खुला नहीं होता, धमनी शिराओं के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त यहाँ बहता है। जो ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है बच्चों, जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एक बॉडी कैविटी होती है जिसमें कि ब्लड भरा रहता है, मैंने आपको बताया ना। इस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील, ठीक है। हीमोसील इसको हम कहते हैं, ठीक। वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको बताया क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन, आपको पता होगा ये सब कुछ, है ना। और जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट आर्थ्रोपोडा में जो आते हैं, उनका ब्लड होता है कलरलेस। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं इंसेक्ट, उनका जो खून होता है वो लाल नहीं होता, वो कलरलेस होता है क्योंकि वहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उसको ब्लड ना कह करके हीमोलिम्फ भी कह सकते हैं हम, हीमोलिम्फ कहते हैं उसको हम, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है बच्चों जीवों के शरीर में जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट होता है, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसका निस्तारण शरीर के जिस सिस्टम से होता है दैट इज नोन एज उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो 3 प्रकार के जीव होते हैं। एमोनोटेलिक, जिनके शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया के रूप में निकलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स, ठीक है। यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक मतलब जिनके शरीर से जो निष्कासन हो रहा है नाइट्रोजनी वेस्ट का वो हो रहा है यूरिया के रूप में।
तो एम्फीबियंस आते हैं इसमें, स्तनधारी वर्ग के जीव आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसी में आते हैं। ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ मैमल्स, स्तनधारी हैं हम लोग, है ना। तो यूरिया का निष्कासन हम करते हैं। यूरिकोटैलिक एनिमल्स होते हैं जो कि अपने शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट इनके शरीर से जो निकलता है मेन, दैट इज यूरिक एसिड। ठीक हो गया, यूरिक एसिड इनके शरीर से निकलता है। तो इसका एग्जाम्पल रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, एक ये चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ उत्सर्जन के आधार पर। जैसे पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा तक के जो ग्रुप्स हैं, वहाँ जो उत्सर्जी अंग हैं वो डिफ्यूज़न के द्वारा बॉडी सरफेस से ही निकल जाते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं होती हैं उत्सर्जी अंग। एस्कीहेल्मिन्थीज में रेनेट सेल्स होती हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, एनालिडा में नेफ्रीडिया या वृक्कक होते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, क्रस्टेशियंस में जो है ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स होती हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एरेक्निड्स हैं, स्कॉर्पियन जैसे बिच्छू है ना, इनमें कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं और माल्पीगियन नलिकाएं होती हैं उत्सर्जी अंग। आर्थ्रोपोड्स में बेसिकली आप इन दोनों को अभी मत पढ़िए अपनी क्लास के लिए, फिलहाल इन दोनों कैटेगरीज को आप आर्थ्रोपोडा में डालेंगे। तो आर्थ्रोपोडा में माल्पीगियन नलिकाएं होती हैं, माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स उत्सर्जी अंग। मोलस्का में मेटानेफ्रीडिया होते हैं और ऑल द वर्टिब्रेट्स इनमें पाए जाते हैं वृक्क या किडनी उत्सर्जन के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा वे लक्षणों के, उन लक्षणों के बारे में जिन लक्षणों के आधार पर जो है एनिमल किंगडम को फर्दर फाइलम्स में और सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।